हेलो एवरीवन, मैं निलिम्प सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल न्यू जीके में। आज की क्लास में हमको देखना है मौलिक अधिकारों का अगला हिस्सा। पिछली क्लास में हमने देखा था कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कैसे ये भारत में पहुँचे या मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कैसे विदेशों में इनका प्रसार हुआ और कैसे भारतीय संविधान में इसको अडॉप्ट किया। इसके साथ ही साथ हमने आर्टिकल्स की टाइटल्स याद करने की कोशिश की और आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 हमने देखा। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में और आगे हम शुरू करेंगे अगला ग्रुप। हमने याद किया था समानता का अधिकार। समानता हमने शुरू किया था आर्टिकल 14 से 18 तक, जिसमें हमने लिखा था समानता का अधिकार। हमने शुरू किया था समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। सबसे पहले इसकी डिटेलिंग देखते हैं। तो सबसे पहला था आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। पहले नेमिंग याद करने की कोशिश करेंगे। तो समानता का अधिकार टाइटल है। सबसे पहले आर्टिकल 14 ये कहता है विधि के समक्ष समानता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। इसके बाद आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। मतलब आप इन 5 आधारों पर क्या नहीं कर सकते? विभेद नहीं कर सकते, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 जो कहता है नियोजन में समानता, मतलब नौकरियों में समानता। क्या है? आर्टिकल 16 कहता है नौकरियों या नियोजन में समानता। 17 देखें, 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल। फिर से देखेंगे आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक का जो ग्रुप है वो क्या कहता है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14। दूसरा कहता है धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। मतलब आप इन 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं कर सकते? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, विभेद नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 कहता है नियोजन में समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में लोगों को क्या किया जाएगा? समानता दी जाएगी, इसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं किया जा सकता उनके मध्य। 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। और 18 कहता है उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। चलिए शुरू करते हैं डिटेलिंग करना। और सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 14, जिसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, मतलब है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। यहां 2 चीजें समझिएगा। यहां विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम 2 एस्पेक्ट में देख सकते हैं। एक, विधि सबके लिए समान, और दूसरा कहता है सब विधि के लिए समान। पहला क्या कहता है? विधि सबके लिए समान, और दूसरा कहता है सब विधि के लिए समान। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और ये है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ।
ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, जबकि ये जो है ये यूएसए से आता है, अमेरिका के संविधान से आता है। तो विधि के शासन में दो एस्पेक्ट, एक विधि सबके लिए समान और दूसरा सब विधि के लिए समान, मतलब इक्वेलिटी बिफोर लॉ, सभी लोग विधि के समान, मतलब लॉ के सामने क्या होंगे, बराबर होंगे, उनकी परिस्थितियों को किनारे कर दिया जाएगा। दूसरा कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, व्यक्ति कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी नस्ल से हो, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी परिस्थिति से आता हो, उसको विधियों का समान संरक्षण मिलेगा। मतलब जो कानून होगा वो हर व्यक्ति के लिए बराबर होगा, और जो लोग होंगे, व्यक्ति जो होगा वो कानून के सामने सारे के सारे क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। दो चीजें हैं, एक में कानून को सबके लिए बराबर कहा गया है और एक में सारे लोगों को कानून की नज़र में बराबर रखा गया है। यहाँ पास आप आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, मतलब गरीब हैं, अमीर हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं देखा जाएगा, सब कानून के लिए बराबर होंगे। और यहाँ विधि सबके लिए समान, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आप किसी भी, आप पुरुष हैं, महिला हैं, ठीक है, समृद्ध हैं, गरीब हैं, कुछ भी है, आपको कानून का बराबर संरक्षण दिया जाएगा। ये होता है विधि का शासन। मतलब कुल मिलाकर के विधि का जो शासन है ये विभेद का प्रतिषेध करता है। क्या करता है? विभेद का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 14, यही है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि का पहला रूल ऑफ लॉ समझना है आपको। रूल ऑफ लॉ में दो कॉन्सेप्ट, सारे लोग कानून के सामने समान होंगे और कानून सभी लोगों के लिए समान होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया, ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया। और कुल मिलाकर के अगर कहें तो जो आर्टिकल 14 है वो क्या करता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विभेद का प्रतिषेध करेगा। ये है आर्टिकल 14। ध्यान देंगे कि मौलिक अधिकारों में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं समानता का अधिकार में विधि के समक्ष समानता, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ अपवाद भी होंगे, एक्सेप्शंस भी होंगे। उन अपवादों को भी देखना है। जैसे सबसे पहला इसके एक्सेप्शंस देखें, अपवाद। तो इसका अपवाद ये कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को संरक्षण, और ये कहा गया आर्टिकल 361 में। आर्टिकल नंबर कितना? 361 में। आर्टिकल 361 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जब अपने पद पर हैं तो पद में रहने के दौरान इन पर किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। ठीक है, तो पद पर रहने के दौरान सबसे पहले ध्यान देंगे, पद पर रहने के दौरान क्या नहीं किया जा सकता? तो दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। समझिएगा, कार्यकाल के 40 दिन बाद और 40 दिन पहले तक, कार्यकाल के 40 दिन बाद और 40 दिन पहले तक इनके ऊपर कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, करना भी होगा तो 2 महीने के प्रायर नोटिस पर किया जाएगा। आगे देखें, कार्यकाल के दौरान यानी अपने पद पर रहने के दौरान, कार्यकाल के दौरान जो निर्णय इन्होंने लिए हुए हैं, निर्णय के आधार पर इन पर मुकदमा नहीं किया जा सकता। मुकदमा नहीं किया जा सकता। ठीक है, जितने समय तक ये अपने पद पर बने हुए हैं, पद पर रहते हुए इन्होंने जो भी काम किया, जो भी निर्णय लिया है, उसके आधार पर मुकदमा नहीं किया जा सकता इनके ऊपर। कारण है क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं ये मंत्री परिषद के निर्णयों के आधार पर या उनकी सलाह, ऐसा बोलो कि उनकी सलाह के आधार पर क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। सलाह क्या रहेगी? वो काम करने बोलेंगे और ये काम करेगा। आगे राष्ट्रपति और राज्यपाल में देखेंगे कि किन किन चीज़ों में क्या करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह मानने में बाध्य हो जाते हैं लोग। तो काम भले ये कर रहे हैं, काम राष्ट्रपति और राज्यपाल करेंगे, देश में राष्ट्रपति के नाम से और राज्य में, किसी राज्य में राज्यपाल के नाम से, लेकिन डिसीजन कौन देगा उनको? कौन सलाह देगा?
राष्ट्रपति और राज्यपाल करेंगे, लेकिन सलाह कौन देगा उनको? तो सलाह देने का काम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन के और स्टेट के। तो कल की डेट में कुछ भी होगा तो ये जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद। और भी अपवाद हैं, कई सारे अपवाद हैं यहाँ, जैसे संसद के जो सदस्य हैं या विधानमंडलों के जो सदस्य हैं, इन लोग अपने हाउस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई वक्तव्य देंगे तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते न्यायालय में कि इन्होंने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। तो उनको भी क्या है, इन सारी चीजों से सुरक्षा दी गई है। आगे देखें आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूलवंश। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ध्यान रखिएगा, ये 5 आधार, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है कि वो उसका धर्म क्या है, किस वंश का है, जाति कौन सी है, किस लिंग का है और उसका जन्म स्थान कहाँ है। इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जा सकता। ठीक है, यही है आर्टिकल 15(1). 15(1) यही कहेगा कि भाई इन आधारों पर विभेद नहीं कर सकता। लेकिन कौन नहीं कर सकता? तो कौन नहीं करेगा? तो राज्य नहीं करेगा। मतलब राज्य, अब राज्य की परिभाषा आप पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 12 में क्या क्या चीजें थी, एक बार उसको देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। तो राज्य इन आधारों पर क्या नहीं करेगा? विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2) कहता है कि कोई व्यक्ति इन आधारों पर विभेद नहीं कर सकता। समझिएगा, आर्टिकल 15(1) जो है वो कहता है कि राज्य इन आधारों पर विभेद नहीं कर सकता। आर्टिकल 15(2) क्या कहता है? व्यक्ति इन आधारों पर विभेद नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे सार्वजनिक स्थल पर कहां विभेद नहीं होगा? सार्वजनिक स्थल पर। जैसे मान लो थिएटर में कोई किसी का पर्सनल थिएटर है, किसी व्यक्ति का, आप गए टिकट खरीदने और आपको घुसने से मना कर दिया गया, बताया गया बोले 5 आधारों पर, किसी भी एक आधार पे आपको घुसने से मना कर दिया, आप नहीं कर सकते। तो 15(1) जो है वो राज्य को मना करेगा कि इन 5 आधारों पर नहीं कर सकते। 15(2) कहेगा कि कोई व्यक्ति इन 5 आधारोों पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ क्या नहीं कर सकता है? विभेद नहीं कर सकता है। कोई भी, जैसे मनोरंजन स्थल हो गया, आपका थिएटर हो गया, मीना बाजार हो गया, सर्कस हो गया, पब्लिक गैदरिंग हो गई, तो इन आधारों पर। इसके अलावा कोई अन्य आधार हो सकते हैं, लेकिन ये 5 आधार तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। आर्टिकल 15(2) कहता है किसी व्यक्ति को रोकेगा, बोलेगा आप नहीं कर सकते ऐसा। आर्टिकल 15(3) कहता है, अब ये अपवाद शुरू हो जाएंगे यहां से ना। अब यहां से क्या है, आर्टिकल 15 में जो अपवाद है वो आ जाएंगे। जैसे आर्टिकल 15(3) कहता है कि भाई राज्य जो है ये महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। क्या कर सकता है? विशेष उपबंध। अब बस यही याद रखिए कि जहां विशेष उपबंध की बात आई, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, तो स्पेशल प्रोविजन की बात आई, मतलब ये पक्का है कि एक्सेप्शनल केस यहां आएंगे। कैसे आएंगे समझिएगा। जैसे महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लेकर के आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 लेकर के आए कि भाई महिलाओं की सुरक्षा करनी है। ठीक है, तो महिला संरक्षण लेकर के आते हैं। किससे? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005 में लेकर के आते हैं। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लेकर के आते हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण भाई वो ना, अभी देखो केंद्र सरकार ने भी दिया। आपके छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम में 50% है आरक्षण। ठीक है, तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध क्या करता है? आर्टिकल 15(3). जैसे महिलाओं की शिक्षण संस्थाएं, आपका जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज होता है, गर्ल्स कॉलेज, आपको आप गए पढ़ने के लिए, बोले नहीं भाई गर्ल्स कॉलेज में मेरे को एडमिशन चाहिए, तो लिंग के आधार पे आपको मना कर दिया कि आप पुरुष हैं, आप नहीं ले सकते एडमिशन। तो आप चले गए, बोले नहीं भाई लिंग के आधार पे मेरे साथ विभेद हो रहा है। ऐसा नहीं, क्योंकि महिलाओं के लिए क्या किया गया है? विशेष उपबंध किया है गर्ल्स कॉलेज बना करके उनके शिक्षा के लिए। 15(4) क्या कहता है?
पिछड़े वर्गों के लिए, या फिर सीधा सीधा इसको SC ST के लिए विशेष उपबंध कर देगा, विशेष उपबंध। एकदम इजीली याद करने के लिए ऐसा याद रख लो। और 15(4) है, फिर 15(6) पे आ जाओ, 5 को स्किप करो। 15(6) कहता है भाई EWS के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, कहां? तो शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में। आर्टिकल 15 कहता है कि भाई इन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा, और आर्टिकल 15(1) कहेगा कि इन आधारों पर राज्य विभेद नहीं कर सकता। 15(2) कहेगा कि इन्हीं आधारों पर कोई व्यक्ति विभेद नहीं कर सकता। 15(3) अब यहां से एक्सेप्शन शुरू होंगे। एक्सेप्शन शुरू क्या होंगे? तो सबसे पहले बोला जाएगा भाई देखो, लिंग के आधार पर विभेद किया जाएगा। महिलाओं के लिए विशेष, महिलाओं और बच्चों के लिए क्या करना है? विशेष प्रावधान करना है। तो यहां पास गर्ल्स कॉलेज, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 लेकर के आएंगे। तो यहां लिंग के आधार पर विभेद हो गया पुरुषों के साथ। इधर लेकर के आए किससे? किसी विशेष वर्ग के लिए उपबंध किया, जैसे SC ST के लिए रिजर्वेशन लेकर के आ गए। तो अब तुम बोले अरे यार ये जाति के आधार पर कर दिया गया, ठीक है, धर्म के आधार पर किया जा रहा है, तो यहां पास विशेष उपबंध लेकर के आएंगे। 15(6) EWS के लिए लेकर के आएगा कि EWS जो है उनकी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, इसलिए उनके आधार पर क्या किया जा सकता है? उनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। तो अपवाद है। तो आर्टिकल 15 में जो प्रावधान है 1 और 2, उसके कुछ अपवाद 15(3), 4, 5, 6 में मिलेगा। मैंने आपको 3, 4 और 6 बताया, इतना काफी है आपके लिए। तो ये था आपका आर्टिकल 15। आगे देखते हैं। अगले हिस्से में आए, ये है आर्टिकल 16। और आर्टिकल 16 कहता है नियोजन में विभेद का निषेध। मतलब भाई नौकरी से आपको क्या नहीं किया जा सकता? विभेद नहीं किया जाएगा नौकरी में आपके। ठीक है, आर्टिकल 16 बात करेगा। फिर वही सेम चीज 16(1) कहेगा कि भाई लोक नियोजन में, अच्छा ध्यान रखिएगा यहां लोक नियोजन ही आएगा हर जगह, यहां पास भी लोक नियोजन आएगा। मतलब पब्लिक सर्विसेज में, सरकारी नौकरियों में आपसे क्या नहीं किया जा सकता? विभेद नहीं किया जा सकता। आधार क्या होगा? आधार दे दिया 16(2) में। 16(2) में वही सेम चीज, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 हमने पढ़ा था। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इसके अलावा उद्भव, निवास, ठीक है, ओरिजिन, रेसिडेंस, इसके आधार पर भी विभेद नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16(2) कहता है। 16(1) बोलेगा कि भाई लोक नियोजन में विभेद नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं क्यों करेंगे आपका कोई भी। और आर्टिकल 16(2) कहेगा क्या? ये आधार है, इसके आधार पर आपके साथ विभेद नहीं हो सकता। लेकिन जस्ट इसके अगला आर्टिकल 16(3) जो है, 16(3) तुरंत क्या कर देगा? इसका अपवाद बताएगा और बोलेगा कि अगर राज्य चाहे तो अपने निवासियों को प्राथमिकता दे सकता है। क्या कर सकता है? राज्य चाहे तो अपने निवासियों को प्राथमिकता दे सकता है। इसलिए आपसे राज्य का निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि भाई आप राज्य के निवासी हैं या नहीं। तो कई बार आप देखते होंगे कि किसी दूसरे स्टेट के जो PSC वगैरह का फॉर्म आप भरते हैं तो वहां पास राज्य के निवासियों के लिए फीस जो रहेगी कम रहेगी, राज्य के बाहर के जो लोग रहते हैं उनके लिए फीस ज्यादा रहती है। तो उनके लिए क्या है? विशेष प्रावधान किया है हुआ राज्य ने कि भाई ठीक है, हमारे जो निवासी रहेंगे वो कम पैसा देकर के फॉर्म भरेंगे, जो बाहरी लोग रहेंगे वो ज्यादा पैसा देकर के फॉर्म भर सकते हैं। तो आर्टिकल 16(4) जो है ये बात करेगा किसके लिए? पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात करेगा नौकरी में, कि भाई नौकरी में आप रिजर्वेशन, नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो रिजर्वेशन से आप भली भांति वाकिफ होंगे कि इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। SC के लिए अलग, ST के लिए अलग, OBC के लिए अलग, इसमें फिर महिलाओं के लिए अलग से आता है। ठीक है, EWS कोटा भी आने लगा। फिर 16(5), फिर 16(6), इसको भी देख लेते हैं। वहां जैसा 15(6) EWS के लिए था, यहां भी 16(6) भी EWS के लिए होगा कि अगर किसी विशेष धर्म से संबंधित कोई काम हो, विशेष धर्म से संबंधित
किसी संस्था में नौकरी की बात की जाए तो वहां पास धार्मिक आधार बनाया जा सकता है, धार्मिक आधार बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि आप किसी विशेष धर्म से संबंधित किसी संस्था के लिए अप्लाई करते हैं, है ना, या फिर ऐसा समझो कि ये कोई संस्था है जो किसी पर्टिकुलर एक धर्म से संबंधित काम करती हो, उसका मैनेजमेंट वगैरह करने का प्रयास करती हो, और उससे रिलेटेड कुछ जॉब निकली हुई है और आप उस धर्म के नहीं है, किसी दूसरे धर्म के हैं, और इन्होंने रिक्वायरमेंट डाली है कि भाई चूंकि उस धर्म से संबंधित काम है, उससे रिलेटेड पूरा मैनेजमेंट है, तो आप क्या हो, उस धर्म से ही संबंधित हो या उस धर्म के ही व्यक्ति हो, तो ऐसा विभेद किया जा सकता है। लेकिन वहां जो नियोजन होगा, जो जॉब ऑफरिंग होगी, उसका आधार क्या होना चाहिए, विशेष धर्म होना चाहिए, कि पर्टिकुलर इस धर्म के से रिलेटेड काम करने के लिए ही वो नौकरी दी जाए, तब आपके साथ क्या किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो ये था आपका आर्टिकल 16 जो कहता है कि सरकारी नौकरियों में कैसा विभेद किया जाएगा। तो याद रखिएगा, नौकरियों में विभेद नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में कर सकते हैं। 16.2 कहता है कि इन आधारों पर विभेद नहीं कर सकता, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास। वहां 5 थे, यहां 2 और ऐड हो जाएंगे। 16.3 अब वही एक्सेप्शन शुरू होंगे कि राज्य क्या होगा, अपने निवासियों को प्राथमिकता दे सकता है कि भाई आप राज्य के निवासी, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, विशेष धर्म से संबंधित होगा तो आप पर्टिकुलर उस धर्म के हो तभी आपको नौकरी मिलेगी, और क्या होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण। 16(1), 2, 3, 4, 5, 6। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। समझिएगा, स्वतंत्रता से पहले हम अपने समाज में देखें कि समाज जो था अलग अलग वर्गों में विभाजित था, जिसमें जो निम्न वर्ग जिसको कहा जाता है, ऐसे लोग जो क्लीनिंग का काम करते थे, जैसे मरे हुए जानवरों की लाशें हटाना या नाली या गटर साफ करना, इस प्रकार के जो कार्य होते थे, इन लोगों को अछूत कहा जाता था और इनके साथ सामाजिक विभेद किया जाता था। ठीक है, ऐसे जो लोग थे उनके साथ क्या किया जाता था, सामाजिक विभेद किया जाता था, और इनको समाज की मुख्य धारा से अलग किया जाता था। इनको इसके लिए जनरली एक शब्द प्रयोग किया जाता है, मार्जिनल सोसाइटी। ठीक है, हाशियाकृत समाज ऐसा करके, जिसमें क्या होता है कि आप जो आपकी सोसाइटी है उसके मेन स्ट्रीम से अलग हो जाते हैं, आपको वो मेन स्ट्रीम एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, अब जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो इसमें ये कहा गया कि भाई हर एक व्यक्ति के अधिकार होंगे, इसमें हर एक व्यक्ति को बराबर दर्जा दिया जाएगा। मतलब कोई नागरिक है, मतलब नागरिक है, कैसा भी हो, देश के लिए वो उतना ही महत्व रखेगा जैसा कोई दूसरा व्यक्ति रखता हो। तो ये जो हाशियाकृत लोग थे ना, जो मार्जिनल लोग थे, उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये आर्टिकल 17 जो था वो लेकर के आए, जिसमें कहा गया कि भाई एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। और इसी के लिए लेकर के गवर्नमेंट लेकर के आई सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के माध्यम से अस्पृश्यता को क्या कर दिया गया, समाप्त करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, यहां ध्यान देंगे कि आर्टिकल 17 का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी अपवाद नहीं है। आर्टिकल 18 और आर्टिकल 18 जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये क्यों लाया गया, समझिएगा। जब ब्रिटिश हुकूमत थी या उससे पहले हम मुगल एम्पायर के अधीन थे या सल्तनत एज में थे, तो क्या था कि हमारे कुछ ऐसे लोग थे जिनको कुछ टाइटल्स दे दिए जाते थे। जैसे गांधी जी को कैसर हिंद कहा गया। ठीक है, आप छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ते होंगे, जो काकती राजा थे प्रताप रुद्रदेव, उपाधियों का अंत। देखते हैं, आप जैसे देखते होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो कई ऐसे लोग होते थे जिनको उनके विशेष कार्य के लिए क्या किया जाता था, उपाधियां दे दी जाती थी। जैसे गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दे दी गई। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि दे दी जाती थी लोगों को। इससे क्या होता था, इन उपाधियों को लोग अपने नाम के आगे लगा लेते थे और बाकी लोगों के बीच में अपने आप को क्या करते थे, थोड़ा सुपीरियर शो करने का कोशिश करते थे। लेकिन जब भारतीय संविधान
को लागू किया गया तो ये कहा गया कि भाई भारत का हर एक व्यक्ति जो होगा वो संविधान की नज़र में एक दर्जे का होगा, एक बराबर होगा। आप आर्टिकल 14 में देखते हैं कि भाई सभी लोग कानून के लिए समान और कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान। तो जब सभी व्यक्ति कानून के लिए समान होंगे तो किसी भी प्रकार का विशेष शब्द आदमी अपने नाम के आगे या पीछे प्रयोग नहीं कर सकता, यह कहा गया। तो यह कहा गया कि भाई जो टाइटल्स होंगे वो टाइटल सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे, कोई व्यक्ति किसी को टाइटल नहीं दे सकता, उपाधि नहीं दे सकता। देखते हैं इसमें 4 प्रावधान थे, 18(1), 18(2), 18(3) और 18(4), 18(1), 18(2), 18(3) और 18(4). कहता है 18(1) कि जो राज्य है ना, राज्य केवल 2 ही उपाधि दे सकता है, सेना और शिक्षा संबंधित। सेना और शिक्षा संबंधित, जैसे सेना में लेफ्टिनेंट, कर्नल, ब्रिगेडियर ऐसे रैंक यूज करते हैं वैसा दे सकता है, और शिक्षा संबंधित जैसे डॉक्टर, मास्टर, ऐसी उपाधियां जो है ये दे सकता है कौन? राज्य। केवल सेना और शिक्षा संबंधित ही उपाधियां दे सकता है किसी को, इसके अलावा कोई टाइटल नहीं दे सकता राज्य। इसके बाद 18(2) कहता है कि कोई भारतीय, कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय है, अब समझना भाई, यहां राज्य जो है वो सेना और शिक्षा संबंधी उपाधि नहीं देगा, लेकिन अगर उसको कोई दूसरा देश दे रहा हो तो कोई भारतीय किसी विदेश से क्या नहीं कर सकता? उपाधि धारण नहीं कर सकता, उपाधि नहीं ले सकता। कोई भी भारतीय जो रहेगा वो विदेशी राज्यों से भी क्या नहीं कर सकता है? उपाधि नहीं ले सकता। आर्टिकल 18(3) कहेगा, बोलेगा कि कोई भी व्यक्ति, अब यहां व्यक्ति शब्द प्रयोग करेगा, कोई भी व्यक्ति जो भारत में हो, कोई भी व्यक्ति जो भारत में हो, उसको अगर कोई विदेशी राज्य क्या करे? उपाधि दे, तो उपाधि लेने के लिए इस व्यक्ति को राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। और आर्टिकल 18(4) भी यही कहेगा कि कोई व्यक्ति, सेम चीजें, जो भारत में हो, उसको किसी विदेशी राज्य ने ऑफर किया कि भाई हम आपको उपहार देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, तो उपहार लेने से पहले भी उसको क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की अनुमति क्या हो जाएगी? आवश्यक हो जाएगी 18(4) में। ध्यान देंगे, राज्य सेना और शिक्षा से संबंधित ही उपाधि देगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। कोई भारतीय व्यक्ति जिसको विदेश से उपाधि मिलेगी तो वो नहीं ले सकता। कोई व्यक्ति जो भारत में लाभ के पद पर हो, उसको अगर कोई विदेशी राज्य उपाधि देना चाहे तो उससे क्या? प्रेसिडेंट से आपको क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति जो भारत में हो और उसको कोई विदेशी राज्य उपहार देना चाहे तो भी उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल निर्देश दिए गए हैं, बताया गया कि आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको दंड देने का प्रावधान यहां नहीं है, ठीक है? दंड देने का प्रावधान नहीं है। कुछ और चीजें यहां पर ध्यान देंगे, जैसे हमारे यहाँ जो पद्म सम्मान है, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जिसको राज्य देती है, वो ना सेना से संबंधित है ना शिक्षा से संबंधित है। लेकिन ध्यान रखेंगे ये उपाधियां नहीं है। जैसे मैंने शुरू में ही बोला, पद्म सम्मान ये क्या है? सम्मान है, ठीक है? ये टाइटल्स नहीं है। मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मतलब किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है तो सरकार जो है, केंद्र सरकार, उसको क्या करेगी? सम्मान स्वरूप देती है पद्म पुरस्कार, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो या भारत रत्न हो। और इसका ये जो शब्द हैं, इनका प्रयोग वह व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है? तो जो पद्म सम्मान और भारत रत्न वगैरह हैं, ये क्या है? ये उपाधियां ना हो करके सम्मान है। क्यों मिला? क्योंकि किसी व्यक्ति ने किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, चाहे वो खेल रहा हो, चाहे समाज सेवा रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार का रहा हो, ठीक है? तो ये था आपका आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, इसकी डिटेलिंग कल हम पढ़ चुके थे 12-13। ऐसे ही ग्रुप्स में हम धीरे धीरे इस पूरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा पार्ट लंबा है, समय लगेगा, बट छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम इसको कवर करेंगे, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।